क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज हम लोग एक नया नवेला चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों रेसिडेंशियल स्टेटस। आज हम लोग टैक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आपको बड़ा मजा आ जाएगा ये चैप्टर को पढ़ के, सुन के, समझ के। इसका नाम है दोस्तों रेसिडेंशियल स्टेटस। और रेसिडेंशियल स्टेटस कितना मार्क्स का चैप्टर है जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। आपके एग्जामिनेशन में 99% चांसेस है कि ये चैप्टर जो है ये चैप्टर 5 मार्क्स का आएगा। आपके एग्जाम में 99% 99% चांस है कि ये चैप्टर जो है वो 5 मार्क्स का आएगा, सिर्फ 5 मार्क्स का। लेकिन मेरे को इस बार गट फीलिंग आ रहा है कि हो सकता है कि 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज न्यू सिलेबस है। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर से आप 5 मार्क्स ही समझ के रखिए ध्यान से। तो 5 मार्क्स के हिसाब से पढ़ना भी पड़ेगा। मैं बोलूंगा नहीं, ये चैप्टर करीब करीब 3 क्लास लेगा दोस्तों। जब तक मैं पूरा प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा नहीं तब तक समझेगा कैसे? आपको हौले हो क्या? समझेगा कैसे अगर जब तक प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा नहीं मैं? तो आ जाओ पहले समझते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या है। रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब है कि बंदा या बंदी इस इंडिया का रेसिडेंट है या नहीं है। अब बार बार सुनते हो ना भैया, एनआरआई मुंडा है, एनआरआई मुंडा है, बाहर रहता है। इसका मतलब क्या? वो रेसिडेंट नहीं है। अगर जो भी रेसिडेंट नहीं है, जो इंसान इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, उसको इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। सीधा सा बात है। जो इंसान इंडिया में रेसिडेंट है उनको टैक्स देना पड़ता है, वो टैक्सेबल है ना। तो रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब सीधा सा बात यही है कि इंसान जो है वो भारत का रेसिडेंट है या एनआरआई मुंडा है। वो एनआरआई मुंडा है या भारत का रेसिडेंट है, सीधा सा बात है। अब रेसिडेंट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। देखिए, रेसिडेंशियल स्टेटस को अगर बांटेंगे हमारे हिसाब से तो रेसिडेंशियल स्टेटस को 2 पार्ट्स में बांटने पड़ेंगे। एक तो भैया रेसिडेंट होता है, एक होता है नॉन रेसिडेंट। एक होता है रेसिडेंट, या तो आप भारत में रहते हो या तो आप भारत में नहीं रहते हो। सीधा सा बात है, या तो आप भारत में रहते हो या तो आप भारत में नहीं रहते हो। ओके, तो रेसिडेंट को भी हम लोगों को बांटना पड़ेगा। रेसिडेंट भी 2 टाइप्स में बंटते हैं। देखिए जरा ध्यान से, किन 2 टाइप्स में बंटते हैं। एक हम लोग कहलाते हैं रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यानी कि आप बार 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 लगातार आप फॉरेन नहीं जाते हो, आप इंडिया में ही रहते हो। कभी 1-2 बार फॉरेन चले गए तो चले गए, वैसा वाला सिचुएशन है। वैसा वाला अगर सिचुएशन है, मान लीजिए इंडिया में ही रहते हो, इंडिया में ही आपका बिजनेस है, तो आप कहलाते हो दोस्तों रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इंडिया में ही आप रहते हो, इंडिया में ही आपका बिजनेस है, ज्यादा आप फॉरेन टूर नहीं करते हो, तो आप कहलाओगे दोस्तों रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है। और दोस्तों दूसरा केस में कहलाओगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो यहां पे ये कंसेप्ट है आरओआर, ये है आरबीएनओआर। तो सर एक बात बताइए, ये पता कैसे चलेगा कि बंदा रेसिडेंट है या नहीं है? ये पता कैसे चलेगा कि बंदा रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है? ये पता कैसे चलेगा कि बंदा आरओआर है या आरबीएनओआर है? कुछ ना कुछ तो तरीका होगा, कुछ ना कुछ तो क्लॉज होगा। बताइए सर, हम जानना चाहते हैं। आप पूछने लगे कि ये पता कैसे चलेगा कि रेसिडेंट है या नहीं है, या कितना रेसिडेंट है, या आरओआर है या आरबीएनओआर है, ये सब सब पे कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए दोस्तों यहां पे आप लोगों को आना पड़ेगा। अभिषेक झा क्लासेस के टैक्स क्लास में आपको आना पड़ेगा दोस्तों। आइए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कि कौन से इंडिविजुअल को रेसिडेंट माना जाता है, कौन से इंडिविजुअल को नॉट रेसिडेंट माना जाता है दोस्तों। आइए फटाफट से यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। एन इंडिविजुअल said to be resident in India if he satisfy any one of the following 2 basic condition। मतलब यहां पे 2 बेसिक कंडीशन रखे हुए हैं। यहां पे 2 बेसिक कंडीशन रखे हुए हैं, एक भैया कंडीशन 1, एक कंडीशन 2। इनमें से आप कोई भी कंडीशन को फॉलो कर लेते हो तो रेसिडेंट माने जाओगे। इनमें से कोई भी कंडीशन को फॉलो कर लेते हो तो रेसिडेंट माने जाओगे। यहां पे वो क्या नाम है, मान लीजिए कंडीशन 1 को आपने फॉलो नहीं किया तो कंडीशन 2 को फॉलो करना। आपके पास 2 चॉइस है। कोई भी कंडीशन को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया माने जाओगे। कॉन्ग्रेचुलेशन। आप कोई भी कंडीशन को अगर फॉलो कर लेते हो ना दोस्तों तो आपको रेसिडेंट ऑफ इंडिया मान लिया जाएगा। कोई भी कंडीशन, कोई एक कंडीशन यहां पे देखो ना, और लिखा हुआ है। और सर ये बता दो कंडीशन क्या है? परेशान हो गए हम आपकी बात सुन के। ये बता दो कंडीशन क्या है। सबसे पहला कंडीशन सुनो दोस्तों, सबसे पहला कंडीशन है ही मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। वो इंडिया में ही रहना चाहिए।
वो इंडिया में ही चाय पीते हुए मिलना चाहिए, खैनी चबाते हुए मिलना चाहिए 182 दिन। सबसे पहला कंडीशन है दोस्तों कि आपको आपको अपने रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा, प्रीवियस ईयर कौन सा भाई बता, तो प्रीवियस ईयर कौन सा है सर? 2023-24। यानी आपको 2023-24 में कम से कम आपने अगर 182 दिन रहा है इंडिया में, 2023-24 में कम से कम 182 दिन इंडिया में आपने अगर बिताया है, इंडिया में अगर रहा है, तो आप रेसिडेंट माने जाओगे दोस्तों। कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको कंडीशन नंबर 2 देखने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, बिकॉज आपने कंडीशन नंबर 1 ही फुलफिल कर दिया। आपने अगर 2023-24 में 182 दिन या उससे ज्यादा अगर रहा है इंडिया में, तब आप रेसिडेंट मान लिए जाओगे, मान लिए जाओगे, मान लिए जाओगे। तो कंडीशन नंबर 1 है दोस्तों, ही मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो 182 दिन या उससे ज्यादा आप लोगों को रहना पड़ेगा पिछले साल में, पिछले साल में, पिछले साल में, व्हाट पिछले साल में, व्हाट पिछले साल में। सबसे पहला कंडीशन सर ये फुलफिल नहीं हुआ, हम नहीं थे, हम सर रसिया चले गए थे। कहां चले गए थे? हम रसिया चले गए थे, रसिया चले गए थे, हम रसिया चले गए थे सर, हम नहीं थे, हम नहीं थे, 182 दिन नहीं थे। ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, फिर कोई बात नहीं। तो दूसरा चॉइस भी आपके पास है। अगर मान लीजिए एक कंडीशन आपके पास फुलफिल नहीं हुआ, तो आप निराश मत होइए, आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है। अगर उसको फुलफिल कर लोगे तो आप रेसिडेंट कहलाए जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कंडीशन है दोस्तों, कंडीशन नंबर 2, he must be physically present in India. He must be what? He must be physically present in India for a period of more than 60 days. For a period of 60 days. मतलब सीधा सा बात बोला है, ये जो 2023-2024 है ना, 2023-2024 है, आपकी जो प्रीवियस ईयर है, उसमें कम से कम आपको 60 दिन रहना पड़ेगा। अब कंडीशन नंबर 2 सुनो, 2023-2024 में कम से कम आपको 60 दिन रहना पड़ेगा इंडिया में, है ना। और उसके प्रीसीडिंग 4 साल, 4 फाइनेंशियल ईयर, उसके प्रीसीडिंग, उसके पहले वाले 4 प्रीवियस ईयर में आपको कम से कम 365 दिन रहना पड़ेगा मिला के, एग्रीग्रेट। तो देखो जरा ध्यान से, उसके प्रीसीडिंग वाले कौन से है सर, बताइए सर। एक है 2022-2023, एक है 2021-2022, एक है 2020-2021 और एक है 2019-2020। यानी कि उसके पिछले 4 साल, उसके पिछले वाले 4 साल में, उसके पिछले वाले 4 साल में आपको टोटल मिला के 365 डेज रहना पड़ेगा। अब पिछले साल तो 60 दिन रहोगे ही रहोगे, आप पिछले साल 60 दिन रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके पिछले वाले 4 साल आपको टोटल मिला के 365 डेज अगर इंडिया में आप रहते हो, टोटल मिला के 365 डेज इंडिया में अगर रहते हो टोटल मिला के, तो आपको दोस्तों रेसिडेंट मान लिया जाएगा। तो ये बताओ कंडीशन नंबर 1 क्या था? कंडीशन नंबर 1 था सर कि 182 दिन या उससे ज्यादा अगर आप पिछले साल में इंडिया में रहते हो, तब ऑटोमेटिकली आप रेसिडेंट मान लिए जाओगे। कंडीशन नंबर 2 की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब कंडीशन नंबर 2 को देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कंडीशन नंबर 1 फुलफिल हो गया, 182 दिन या 182 दिन से ज्यादा अगर आप रहते हो प्रीवियस ईयर में, तो कंडीशन नंबर 2 मत देखना, मत देखना भाई, कंडीशन नंबर 2 मत देख। लेकिन दोस्तों अगर मान लो कि आपने कंडीशन नंबर 1 फुलफिल नहीं किया, तो कंडीशन नंबर 2 देखना पड़ेगा उस केस में। उस केस में कंडीशन नंबर 2 क्या बोलता है कि आपका जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, सुनो, आपका जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर में आपको 60 दिन रहना पड़ेगा। अब कंडीशन नंबर 2 बोलता है कि आपको प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहना पड़ेगा, और उसके पिछले वाले जो 4 साल है, उसके पिछले वाले जो 4 साल है, उनमें टोटल मिला के आपको 365 डेज रहना पड़ेगा। उनमें टोटल मिला के आपको 365 डेज रहना पड़ेगा। फिर इस केस में आपको रेसिडेंट माना जा सकता है। या तो आप कंडीशन नंबर 1 फॉलो कर लो, या तो कंडीशन नंबर 2 फॉलो कर लो। कोई भी फॉलो करोगे, कोई भी कंडीशन फॉलो करोगे, कोई भी कंडीशन फॉलो करेगा, तुमको रेसिडेंट मान लिया जाएगा, तुमको रेसिडेंट मान लिया जाएगा। बताओ, वापस से बताओ, कंडीशन नंबर 1 क्या है? कंडीशन नंबर 1 है सर कि 182 दिन या उससे ज्यादा अगर प्रीवियस ईयर में हम रह गए तो हमको रेसिडेंट मान लिया जाएगा। अगर मान लो ये फॉलो नहीं हुआ सर, कंडीशन नंबर 1 फॉलो नहीं हुआ मान लीजिए, तो आपके पास और एक चॉइस है दोस्तों, और एक चॉइस ये है, ही मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट टैक्स ईयर।
यानी पिछले साल 2023-24 में आपको 60 दिन रहना पड़ेगा, 60 दिन कम से कम रहना पड़ेगा। और उसके पिछले 4 साल यानी 2022-23, 2021-22, 2020-21, 2019-20 में टोटल मिला के आपको 365 डेज रहना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी कंडीशन फॉलो कर लो, कोई भी कंडीशन आपको मान लिया जाएगा आप रेसिडेंट हो। कोई भी कंडीशन फॉलो कर लो, एक कंडीशन, कंडीशन 2, कोई भी कंडीशन फॉलो कर लो, आपको मान लिया जाएगा आप रेसिडेंट हो। देखिए अब कंडीशन 2 के ना, अब ये जो कंडीशन 2 हम लोग पढ़े अभी, कंडीशन 2 का ना कुछ एक्सेप्शन है। कुछ लोगों पे कंडीशन 2 नहीं लगता है, कुछ लोगों पे कंडीशन 2 नहीं लगता है। सुनो ना हम क्या बोलना चाहते हैं, सुनो ना पहले सुनो ना। कुछ लोगों पे, लिखो यहां पे लिख के रखो, कुछ लोगों पे कंडीशन 2, कुछ लोगों पे कंडीशन 2 नहीं लगता। हिंदी में लिख कर रखो भाई, कुछ लोगों पे कंडीशन 2 नहीं लगता, सिर्फ उनके लिए कंडीशन 1 ही अप्लीकेबल है, सिर्फ उनके लिए कंडीशन 1 ही अप्लीकेबल है। कुछ लोगों पे कंडीशन 2 नहीं लगता। बात समझो, वो लोग कौन कौन से हैं सर? सबसे पहले एन इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। मान लो कि 2023-24 में मैंने इंडिया को छोड़ दिया बिकॉज मुझे बाहर में नौकरी मिल गई। फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस आप इंडिया के बाहर जा रहे हो, 2023-24 मुझे नौकरी मिल गई और मैं एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहा हूं इंडिया से, तो मेरे लिए कंडीशन 2 अप्लीकेबल नहीं होगा। मेरे लिए कंडीशन 2 क्या होगा? अप्लीकेबल नहीं होगा। मेरे लिए सिर्फ कंडीशन 1 अप्लीकेबल हुआ। 182 दिन रहा तो मैं रेसिडेंट, नहीं रहा तो नॉन रेसिडेंट, सीधा सा बात है। आप कंडीशन नंबर 1 फॉलो करो, 182 दिन रहा तो आप रेसिडेंट हो, या नहीं रहा तो रेसिडेंट नहीं हो, सीधा सा बात है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे हो प्रीवियस ईयर में, अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे हो प्रीवियस ईयर में, इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, दूसरा, एन इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। देखो शिप में जो जाते हैं ना, शिप में जो काम वाम करने के लिए जाते हैं ना, तो 6-8 महीना शिप बाहर ही रहता है। 6-8 महीना, 9 महीना, 10 महीना शिप बाहर ही रहता है। 6-8 महीना के बाद ही आएगा सीधा। एक बार आप शिप में अगर कदम रखे, आप शिप के अगर मेंबर हो तो समझ पाओगे, एक बार अगर शिप में अगर मतलब कि कदम रखे तो 6-8 महीने के बाद ही वो शिप वापस आएगा। An Indian citizen who leaves India during previous year as a crew member of Indian ship, अगर मान लीजिए आप इंडियन शिप के क्रू मेंबर है, क्रू मेंबर, तो फिर आपके लिए कंडीशन 2 एप्लीकेबल नहीं है। कंडीशन 2 आपके लिए कुछ नहीं है। आप 182 दिन अगर प्रीवियस ईयर में रहे तो आप रेसिडेंट, नहीं तो नॉन रेसिडेंट। सिर्फ और सिर्फ कंडीशन नंबर 1 ही है। एक ही ऑप्शन है आपके पास, एक ही ऑप्शन है आपके पास, एक ही ऑप्शन है आपके पास। मतलब सीधा सा बात है, इंडियन हिसाब से आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप टैक्स देने से बच गए। रेसिडेंट कहलाओगे तो टैक्स भी तो देना पड़ेगा, रेसिडेंट कहलाओगे तो टैक्स भी तो देना पड़ेगा, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छी बात है ना ये। आप रेसिडेंट नहीं कहला रहे हो उस साल में, उस साल का टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को। समझिए ध्यान से, अच्छी बात है ये। बुरी बात नहीं है रेसिडेंट कहलाना और नॉन रेसिडेंट कहलाना। आप इमोशन के चक्कर में पड़े रहते हो, है ना। तो अगर मान लीजिए आप क्रू मेंबर हो इंडियन शिप का, तो आपके लिए दोस्तों कंडीशन 2 लागू नहीं करेगी। आपके लिए दोस्तों कंडीशन 2 लागू नहीं करेगी। और दोस्तों थर्ड एक्सेप्शन है, इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ओरिजिन हु कम्स टू विजिट इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। मतलब मान लो कि एक इंडियन ओरिजिन का आदमी, एक इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का आदमी जस्ट प्रीवियस ईयर अपने फैमिली बच्चों से मिलने के लिए आया है, तो उसको भैया उस पे कंडीशन 2 एप्लीकेबल नहीं होगा, उस पे कंडीशन 2 एप्लीकेबल नहीं होगा, उस पे कंडीशन 2 एप्लीकेबल नहीं होगा। बात समझिए ध्यान से। अच्छा सर, इंडियन ओरिजिन का आदमी कौन होता है? इंडियन ओरिजिन का आदमी कौन होता है, जरा समझिए ध्यान से आप लोग। ए पर्सन इज डीम्ड टू बी इंडियन ओरिजिन इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। मान लीजिए आपके पापा इंडियन थे दोस्तों, आपके पापा इंडियन थे। आप ये लेक्चर दोस्तों बांग्लादेश से देख रहे हो। मान लीजिए आपके पापा इंडियन थे, ठीक है, आपके पापा इंडियन थे, लेकिन आप अभी फिलहाल में बांग्लादेश में रह रहे हो। तो अचानक से एक दिन पापा ने बोला कि जाओ इंडिया एक बार घूम के आ जाओ, आप लोग। आपके पापा या आपके दादाजी ने बोला कि जाओ इंडिया एक बार घूम के आ जाओ।
तो आप लोग जो आओगे ना, तो आप लोगों के लिए कंडीशन नंबर 2 एप्लीकेबल नहीं है, सीधा सा बात है। आप लोग जो आओगे ना, क्योंकि आप लोग तो इंडियन सिटीजन हो ही नहीं, आप लोग तो बांग्लादेश में रहते हो। लेकिन इंडियन ओरिजिन किसको बोला जाता है? इंडियन ओरिजिन उसको बोला जाता है कि चाहे मैं अनडिवाइडेड इंडिया से हूं, या तो मैं अनडिवाइडेड इंडिया से हूं, या तो मेरे पेरेंट्स इस कंट्री से है, या तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स इस कंट्री से है, या तो मेरे नाना जी, नानी जी, या तो दादाजी दादी जी इस कंट्री से हैं। ठीक है, समझे ध्यान से आप लोग। मान लो एक एग्जांपल सुरेश का एग्जांपल लेते हैं। सुरेश का एग्जांपल लेते हैं, समझो ध्यान से आप लोग। सुरेश का जन्म हुआ दोस्तों पाकिस्तान में। सुरेश का जन्म कहां पे हुआ? पाकिस्तान में। वो हिंदू है, वो हिंदू है, वो हिंदू है, वो हिंदू है। जब डिवाइड हो रहा था तो सुरेश के जो दादाजी थे ना, सुरेश के दादाजी थे वो बिछड़ गए। सुरेश के दादाजी कहां के थे? सुरेश के जो ग्रैंडफादर थे, सुरेश के जो ग्रैंडफादर थे वो इंडिया के थे। वो कहां के थे? इंडिया के थे, इंडिया के थे। लेकिन जब डिवाइड हुआ वो लोग पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। फिर उस अनडिवाइडेड इंडिया में सुरेश के जो ग्रैंडफादर थे वो इंडिया में रहते थे, लेकिन जब डिवाइड हुआ तब वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। अब सुरेश कभी जाएगा इंडिया में, सुरेश मान लो कभी कभी जाएगा इंडिया में, तो सुरेश को बोला जाएगा इंडियन ओरिजिन। क्यों बोला जाएगा इंडियन ओरिजिन? क्योंकि सुरेश के दादाजी इंडिया के थे। सुरेश के दादाजी इंडिया के थे, इंडियन सिटीजन नहीं, इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन कहा जाएगा, समझो ध्यान से। इंडियन ओरिजिन कहा जाएगा, इंडियन ओरिजिन कहा जाएगा सुरेश को, इंडियन सिटीजन नहीं। A person is deemed to be Indian origin if he or either of his parents or any of the grandparents, मतलब या तो तुम्हारे पेरेंट्स, या तो तुम्हारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मामा नहीं, मामा तो नहीं, मतलब कि नाना नानी, दादा दादी। इसमें कौन कौन आते हैं देखो, इसमें आता है दादा दादी। सुनो एक मिनट, इसमें आते हैं आपके दादा। लिखिए मेरे साथ, इसमें आते हैं आपके दादाजी, इसमें आते हैं आपके नाना जी, या तो दादा दादी, नाना नानी और मम्मी पापा आते हैं, मम्मी पापा आते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी हो, या तो मान लीजिए आपके पापा इंडिया में रहते थे, अभी आप लोग बांग्लादेश में रहते हो, आपके पापा इंडिया में रहते थे, तो आप वापस इंडिया जब विजिट करने जाओगे ना, तो आपको इंडियन ओरिजिन कहा जाएगा। इंडियन ओरिजिन क्या क्या कहा जाएगा बताइए? इंडियन ओरिजिन। तो इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ओरिजिन हु कम्स टू विजिट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, आइए अब कुछ एडिशनल कंडीशन है। अब क्या है? अब कुछ एडिशनल कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे, एडिशनल कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। कुछ एडिशनल कंडीशंस भी फॉलो करना पड़ता है। किसको फॉलो करना पड़ता है सब बता जाएगा, जरा ध्यान दीजिए आप लोग। एडिशनल कंडीशन पहले क्या है देखिए। एडिशनल कंडीशन है दोस्तों 6 क्लॉज 6 में लिखा हुआ एडिशनल कंडीशन, 6 क्लॉज 6 में लिखा हुआ है। एडिशनल कंडीशन है ही हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 years। मतलब 10 साल में तुमको कम से कम 2 साल रेसिडेंट होना पड़ेगा। सबसे पहला एडिशनल कंडीशन आरओआर बनने के लिए, आरओआर रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए, आरओआर बनने के लिए, सुनो, आरओआर बनने के लिए एडिशनल कंडीशन कि कम से कम 10 साल में आपको 2 साल रेसिडेंट रहना पड़ेगा, इमीडिएटली प्रेसिडिंग द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब पिछले साल से ही काउंट हो जाएगा, है ना। मतलब पिछले साल के 10 साल में कम से कम आपको 2 साल जो है वो रेसिडेंट रहना पड़ेगा। और दूसरा, ही हैज बीन इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 730 days और मोर ड्यूरिंग 7 years। मतलब पिछले 7 साल में कम से कम आपको 730 दिन इंडिया में गुजारना पड़ेगा। पिछले 7 साल में आपको कम से कम 730 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में गुजारना पड़ेगा, तब जाके एडिशनल कंडीशंस जो है वो फॉलो हो पाएगा। एडिशनल कंडीशन में कोई भी चॉइस नहीं है, ये दोनों के दोनों कंडीशन ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो भैया 10 साल में कम से कम 2 साल आपको रेसिडेंट रहना पड़ेगा, और दूसरा कंडीशन है दोस्तों कि कम से कम पिछले 7 साल में आपको 730 डेज आपको इंडिया में गुजारना पड़ेगा। 730 डेज आपको इंडिया में गुजारना पड़ेगा।
पिछले 7 साल में कम से कम आपको 730 डेज आपको इंडिया में गुजारना पड़ेगा, फिर जाके आप एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाओगे। और एडिशनल कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर लेते हो और बेसिक कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर लेते हो दोस्तों। अगर मान लो एडिशनल कंडीशन और बेसिक कंडीशन दोनों को आप सेटिस्फाई कर लेते हो तो आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट माने जाते हो। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट माने जाते हो, इसको भी सेटिस्फाई कर लिया और एडिशनल कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर लिया तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट माने जाओगे। यहां पे देखिए ध्यान से, अगर बेसिक कंडीशन फॉलो किया तो, अगर बेसिक कंडीशन फॉलो किया तो रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन एडिशनल कंडीशन को भी आप फॉलो कर लिए तो रेसिडेंट भी माने जाओगे और ऑर्डिनरली रेसिडेंट भी माने जाओगे। एडिशनल कंडीशन को फॉलो करते हो तो रेसिडेंट तो माने ही जाओगे, लेकिन ऑर्डिनरली रेसिडेंट भी माने जाओगे, आरओआर भी माने जाओगे। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ तुमने बेसिक कंडीशन को फॉलो किया, बेसिक वाला जो कंडीशन था 1 और 2 वाला, उसमें से कोई एक कंडीशन को अगर फॉलो किया तो सिर्फ रेसिडेंट माने जाओगे, लेकिन रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट माने जाओगे, ठीक है। रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट माने जाओगे, ठीक है। चलो अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली इन इंडिया, मतलब आरओआर कब बोलते हैं इसको, इफ ही सेटिस्फाई एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन। अगर मान लो सिर्फ एक बेसिक कंडीशन तुमने सेटिस्फाई कर लिया, एक बेसिक कंडीशन, जो बेसिक कंडीशन हम लोग पढ़ाए थे, अगर एक बेसिक कंडीशन तुमने सेटिस्फाई कर लिया और बोथ दोनों के दोनों एडिशनल कंडीशन तुमने सेटिस्फाई कर लिया, एक बेसिक कंडीशन और दोनों के दोनों एडिशनल कंडीशन तुमने सेटिस्फाई कर लिया, तब तुमको बोला जाएगा आरओआर, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट बोला जाएगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट बोला जाएगा, ठीक है। तो अगर तुमने दोनों को ही सेटिस्फाई कर लिया, एक बेसिक कंडीशन और बोथ एडिशनल कंडीशन, बेसिक कंडीशन में तो एक ही फॉलो करना था भाई, एक बेसिक कंडीशन और बोथ एडिशनल कंडीशन अगर तुमने फॉलो कर लिया तब तुमको रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट माना जाएगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट बोला जाएगा तुमको। और अगर मान लो कि तुमने सिर्फ एक ही कंडीशन फॉलो किया, तुमने सिर्फ एक ही कंडीशन फॉलो किया, एक ही बेसिक कंडीशन फॉलो किया, तुमने सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन फॉलो किया, तब तुम रेसिडेंट तो हो लेकिन ऑर्डिनरली रेसिडेंट नहीं हो। रेसिडेंट तो कहलाओगे आप बट ऑर्डिनरली रेसिडेंट नहीं कहलाओगे, आरबीएनओआर कहलाओगे, आरबीएनओआर कहलाओगे, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट कहलाओगे, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। देखिए, इंडिविजुअल इज सेड टू बी आरबीएनओआर इफ ही सेटिस्फाई एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन। एक बेसिक कंडीशन तो भैया हम सेटिस्फाई कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडिशनल कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो उस केस में आप आरबीएनओआर कहलाओगे, उस केस में आप रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट कहलाओगे, ठीक है। उस केस में आप रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट कहलाओगे। लेकिन कोई कोई क्लॉज में नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी, मतलब एनआरआई मुंडा को भी एनओआर मिल जाता है। कोई कोई केसेस में एनआरआई को भी दोस्तों आरबीएनओआर मिल जाता है। एनआरआई को भी हम लोग ये डीम कर लेते हैं कि ये रेसिडेंट है लेकिन नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट है। कभी कभी एनआरआई को भी हम लोग आरबीएनओआर डीम कर लेते हैं। कौन कौन से केसेस में एनआरआई को आरबीएनओआर हम लोग डीम करते हैं, देखिए जरा ध्यान से। एन इंडिविजुअल इज नॉट a resident of India if he satisfy none of the basic condition. In the case of non-resident, additional conditions are immaterial. सिंपल सा बात है, अगर मान लीजिए आप बेसिक कंडीशन ही फॉलो नहीं करिए, अगर आप बेसिक कंडीशन ही फॉलो नहीं करते हो तो आप नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाओगे, एनआरआई कहलाओगे। आप अगर आप बेसिक कंडीशन ही फॉलो नहीं करते हो, बेसिक कंडीशन ही फॉलो नहीं किया, तब आप नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाओगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एनआरआई मुंडे को भी आरबीएनओआर डीम कर लेते हैं, आरबीएनओआर डीम कर लेते हैं, एनआरआई मुंडे को भी हम लोग कभी कभी आरबीएनओआर डीम कर लेते हैं। एक्सेप्शन है कुछ कुछ, देखिए सबसे पहला एक्सेप्शन है, फर्स्ट एक्सेप्शन, शैल बी डीम्ड आरबीएनओआर इफ सेटिस्फाई 3 कंडीशन। मान लो कि वो मुंडा इंडियन सिटीजन है, ओके, उसका टोटल इनकम जो है वो 15 लाख है और इंडिया से आता है, इंडिया से आता है, उसका टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है प्रीवियस ईयर में और उसका टोटल इनकम इंडिया से आता है। मान लो ऐसा कोई बंदा अगर है,
एंड थर्ड, ही इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री, मतलब दूसरे कंट्री में कोई भी टैक्स का लाइबिलिटी उसके पास अगर नहीं है तो वो ये डीम कर लिया जाएगा, तो इनकम टैक्स वाले उसको RBNOR पकड़ लेंगे। रेसिडेंट है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। हम क्या बोले, कभी कभी NRI वाले मुंडे को भी हम लोग कभी कभी नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाले मुंडे को भी RBNOR डीम कर लेते हैं, RBNOR मान लेते हैं। किस केसेस में भैया? भैया तीन केसेस में, भैया तीन केसेस में। सबसे पहले तो भैया वो उसको इंडियन सिटीजन रहना पड़ेगा। इंडियन सिटीजन रहना पड़ेगा मतलब कि सिर्फ इंडिया का ही पासपोर्ट रहना पड़ेगा, दूसरे कंट्री का पासपोर्ट उसके पास अवेलेबल नहीं रहना चाहिए, इंडियन सिटीजन रहना पड़ेगा उसको। इसके बाद उसका टोटल इनकम जो है वो 15 लाख होना चाहिए, 15 लाख होना चाहिए ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर में 15 लाख या 15 लाख से ज्यादा अगर वो कमाया है, ठीक है। फिर ये एंड लिखा हुआ डज नॉट इंक्लूड फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। एंड फिर वो थर्ड कंडीशन, ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री, ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री, दूसरे कंट्री में उसको टैक्स ना देना पड़े, लायबल ना हो वो टैक्स के लिए। ये तीन कंडीशन देखा जाएगा। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो एक NRI को RBNOR मान लिया जाएगा, एक NRI को RBNOR मान लिया जाएगा, एक NRI को RBNOR मान लिया जाएगा। ठीक है भैया, ये कंडीशन फॉलो नहीं हुआ, ये फर्स्ट एक्सेप्शन फॉलो नहीं हुआ। तो दूसरा यहां पे देखिए सेकंड एक्सेप्शन, सेकंड एक्सेप्शंस भी बनाया गया, सेकंड एक्सेप्शंस भी बनाया गया, मतलब इनकम टैक्स वाली छोड़ेगी नहीं भाई, छोड़ेगी नहीं। मतलब कौन कौन से केसेस है जहां पे NRI वाले मुंडे को RBNOR मान लिया जाएगा, RBNOR मान लिया जाएगा, NRI वाले मुंडे को RBNOR मान लिया जाएगा। कौन कौन से केसेस हैं देखिए, shall be deemed RBNOR if satisfy थ्री कंडीशन। सबसे पहला सेटिस्फाई फोर कंडीशंस, यहां पे फोर कंडीशंस है। सेकेंड वाला एक्सेप्शंस में आपको चार तो कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट एक्सेप्शंस को फॉलो नहीं किए, अगर आप फर्स्ट एक्सेप्शंस को फॉलो नहीं किए तो सेकेंड एक्सेप्शंस में आपको चार कंडीशंस को फॉलो किया जाएगा, चार कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, फिर ही आप RBNOR डीम कर लिए जाओगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला वाला कंडीशन, इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सबसे पहले तो भैया आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए या आप इंडियन ओरिजिन होना चाहिए। इंडियन ओरिजिन, या तो आपके पापा इंडियन सिटीजन होना चाहिए या तो आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, या तो आपके पापा या तो आपके ग्रैंडफादर या तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ऐसा कुछ सिचुएशन होना चाहिए यहां पे। फिर दूसरा, मान लीजिए वीजा नहीं है उनके लिए, वीजा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, उनके लिए बनाया गया है ये एक्सेप्शन। फिर सेकंड वाला कि टोटल इनकम 15 लाख होना चाहिए, आपका टोटल इनकम 15 लाख होना चाहिए ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में आपका जो टोटल इनकम है वो 15 लाख होना चाहिए, बात खत्म। आपका जो टोटल इनकम है वो 15 लाख होना चाहिए और फॉरेन इनकम इसमें इंक्लूड नहीं होगा, फॉरेन इनकम इसमें इंक्लूड नहीं होगा, फॉरेन से जो कमाए हो इसमें ये इंक्लूड नहीं होगा। फिर तीसरा कंडीशन, चारों के चारों कंडीशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये सेकंड एक्सेप्शन है, फर्स्ट एक्सेप्शन आपकी बस की नहीं थी तो सेकंड एक्सेप्शन है आपके पास। ही कम्स टू इंडिया ऑन ए विजिट एवरी ईयर, हर साल आप इंडिया आते हो, अपने फैमिली बच्चों से मिलते हो, हर साल आप इंडिया आते हो, अपने फैमिली बच्चों से मिलते हो, अपने दादा नानी सबसे मिलते हो। ठीक है, और फोर, ही इज फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 120 डेज बट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब अगर प्रीवियस ईयर में अगर आप 120 दिन रहे हो, 120 दिन रहे हो, 120 दिन, अगर 182 दिन रहोगे, 182 दिन रहोगे तो ऑटोमेटिकली आप रेसिडेंट मान लिए जाओगे भाई। फिर तो इतना इतना देखने की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए बोला नॉट लेस देन 182 डेज। अगर 182 दिन रह लेगा तुम फिर तो ऑटोमेटिकली रेसिडेंट मान लिया जाएगा तुम, क्योंकि बेसिक कंडीशन 1 ही तुमने फॉलो कर दिया। लेकिन मान लो कि अगर तुम सिर्फ 120 दिन रहे हो पिछले साल तो आपको ये तीन कंडीशंस भी फॉलो करने पड़ेंगे कि आप इंडियन सिटीजन रहना चाहिए, इंडियन ओरिजिन के रहने चाहिए, आपके टोटल इनकम जो है वो 15 लाख होने चाहिए प्रीवियस ईयर में। ठीक है, प्रीवियस ईयर में, और आप हर साल अपनी फैमिली बच्चों से मिलने के लिए आते हैं। ही कम्स टू इंडिया ऑन ए विजिट एवरी ईयर। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्सेप्शन को फॉलो करो या तो सेकंड एक्सेप्शन को फॉलो करो। अगर एक्सेप्शंस को फॉलो कर लिया, अगर एक्सेप्शंस के मुकाबले आपको है तो दोस्तों एनआरआई वाले मुंडे को जो नॉन रेसिडेंट है, जो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको RBNOR डीम कर लिया जाएगा, उसको RBNOR मान लिया जाएगा, उसको RBNOR मान लिया जाएगा दोस्तों। चाहे आप एनआरआई वाले बंदे ही क्यों ना हो, आपको RBNOR मान लिया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सेप्शंस और सेकंड एक्सेप्शंस। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को?
चलिए आगे रिवाइज करवा देंगे, रिवाइज करवा देंगे लास्ट में, रिवाइज करवा देंगे लास्ट में। देखिए अब लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स, यानी भैया टैक्स किस पे लगेगा, टैक्स किस पे लगेगा, किस पे टैक्स लगेगा, किस पे टैक्स लगेगा, जरा समझने की कोशिश कीजिए आप, टैक्स किस पे लगेगा। तो सबसे पहले तो भैया कितने कितने टाइप्स के इनकम होते हैं, कितने टाइप्स के, एक होते हैं दोस्तों इंडियन इनकम, एक होता है फॉरेन इनकम। बात समझने की कोशिश कीजिए, इस पे समझ आएगा। एक होते हैं इंडियन इनकम, एक होता है फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम किसको बोला जाता है, इंडियन इनकम, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब जो इनकम आपने कमाया भी इंडिया में है और जो इनकम आपने कमाया भी इंडिया में और पाया भी इंडिया में है, उसको बोलते हैं दोस्तों इंडियन इनकम। जो जो इनकम आपने कमाया भी इंडिया में है और पाया भी इंडिया में है, लिख देता हूं यहां पे, जो इनकम आपने कमाया और पाया इंडिया में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन इनकम। जो इनकम आपने कमाया भी इंडिया में है और पाया भी इंडिया में है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन इनकम। या फिर जो इनकम आपने पाया इंडिया में है लेकिन कमाया बाहर है, ठीक है। मान लो कि बाहर वाले इनकम आपने इंडिया में रिसीव किया है, बाहर वाला इनकम आपने इंडिया में रिसीव किया है, तो उसको इंडियन इनकम ही बोला जाएगा। बाहर वाला इनकम, मान लो कि कमाया बाहर है लेकिन हम लोग पाए इंडिया में है, रिसीव इंडिया में हुआ है लेकिन हम लोग कमाए बाहर है, तो वो इनकम इंडियन इनकम माना जाता है। या तो इनकम बाहर रिसीव हुई है लेकिन कमाया हम लोग इंडिया में है। सुनो ना, हम लोग काम किए हैं इंडिया में, रिसीव किए हैं बाहर, हम लोग काम किए हैं इंडिया में लेकिन रिसीव किए हैं बाहर, तब भी वो इनकम जो है वो इंडियन इनकम ही माना जाएगा। हम लोग काम इंडिया में किए हैं लेकिन रिसीव पैसा किए हैं बाहर, ठीक है, फिर भी वो इनकम इंडियन इनकम ही माना जाएगा। वापस से बैक करके देख लो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। इसके बाद फॉरेन इनकम किसको बोलते हैं, फॉरेन इनकम बोलते हैं कि इनकम अराइजेस आउटसाइड इंडिया, जो इनकम आउटसाइड इंडिया अराइज होती है उस इनकम को क्या बोलते हैं, फॉरेन इनकम। और इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, मतलब अगर तुमने कमाया भी बाहर है, अगर तुमने पाया भी बाहर है तो वो फॉरेन इनकम है, सीधा सा बात है। अगर तुमने खटा भी बाहर है और पाया भी बाहर है तो उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन इनकम बोलते हैं, उसको फॉरेन इनकम बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि टैक्स कहां कहां लगेगा, फॉरेन इनकम पे या इंडियन इनकम पे किस तरीके से टैक्स लगने वाला है, कैसे कैसे टैक्स लगने वाला है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स। चार्जेबिलिटी ऑफ व्हाट, चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स। सबसे पहले आरओआर का बात करते हैं। मान लीजिए आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो, तो इंडियन इनकम हो या फॉरेन इनकम हो वो टैक्सेबल होगा इंडिया में, वो टैक्सेबल होगा इंडिया में। रेसिडेंट बट ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो आप, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो, आरओआर वाला कैटेगरी वाला आदमी हो, तो इंडियन इनकम हो चाहे फॉरेन इनकम हो वो टैक्सेबल होगा इंडिया में ही। बात समझ जाइए। अच्छा, आरबी एनओआर वाला आदमी हो, रेसिडेंट हो लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो, तो इंडियन इनकम पे तो इंडिया पे ही टैक्स लगने वाला है, इंडियन इनकम पे तो इंडिया पे ही टैक्स लगने वाला है। लेकिन फॉरेन इनकम पे तभी टैक्स लगेगा जब उनका बिजनेस जो है वो इंडिया से ऑपरेट हो रहा होगा। फॉरेन इनकम पे तभी टैक्स लगेगा जब उनका जो बिजनेस है वो इंडिया से ऑपरेट हो रहा होगा, जब उनका बिजनेस इंडिया से ऑपरेट हो रहा होगा। तो टैक्सेबल ओनली इफ बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। तो टैक्सेबल तभी है जब बिजनेस कंट्रोल है इंडिया से। और एनआरआई वाला पढ़ते हैं, एनआरआई वाला क्या है, नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। एनआरआई वाला क्या है, नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, ठीक है। अगर आप एनआरआई हो तो आपका फॉरेन इनकम जो है वो नॉट टैक्सेबल इन इंडिया है, ठीक है। अब देखिए, अब कभी कभी हम लोग को इग्नोर करना पड़ता है, कुछ कुछ चीज इग्नोर करना पड़ता है, लाइक योर एक्स, लाइक योर एक्स। इग्नोर करते हो ना अपने एक्स को, बिल्कुल उसी तरीके से कभी कभी सम्स में हम लोग को कुछ कुछ चीज इग्नोर करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपको सम्स में दिया रहेगा, मान लीजिए पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट, इग्नोर कर दीजिएगा, मत लीजिएगा उसको, मत लीजिएगा। और रेमिटेंस फॉर फैमिली, अगर फैमिली के लिए कुछ रेमिटेंस भेजते हो तो उसको लेने का दरकार नहीं है, उसको लेने का दरकार नहीं है। फैमिली के लिए कुछ रेमिटेंस भेजते हो तो उसको लेने का दरकार नहीं है, या पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट है तो उसको लेने का दरकार नहीं है, ठीक है। वापस से एक बार देखिए, वापस से एक बार रिवाइज करवा देते हैं 5 मिनट में, आइए 5 मिनट में रिवाइज करा देते हैं। देखिए
सबसे पहले हम लोग पढ़े कि रेसिडेंशियल स्टेटस का हम लोग दो पार्ट्स में बांटते हैं। सबसे पहले तो रेसिडेंट होता है और एक नॉन रेसिडेंट होता है। रेसिडेंट का को भी हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक होता है आरओआर, एक होता है आरबीएनओआर। आरओआर मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और आरबीएनओआर मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, इसके बाद देखिए जरा ध्यान से, एक इंडिविजुअल को तभी रेसिडेंट बोला जाता है, एक इंडिविजुअल को तभी रेसिडेंट बोला जाता है जब वो दो बेसिक कंडीशन में से कोई एक बेसिक कंडीशंस को फॉलो करे। सबसे पहला कंडीशन कि 182 दिन या उससे ज्यादा उसको रहना पड़ेगा प्रीवियस ईयर में, 182 दिन या उससे ज्यादा रहना पड़ेगा उसको प्रीवियस ईयर में। और कंडीशन नंबर 2 है कि वो प्रीवियस ईयर में रहा है 60 डेज, और उसके पिछले वाले 4 फाइनेंशियल ईयर जो है, उसके पिछले वाले 4 फाइनेंशियल ईयर जो है उसमें एग्रीगेट वो 365 डेज रहा है। तो इन दो कंडीशंस में से कोई भी कंडीशंस अगर वो फॉलो करता है तो वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा दोस्तों, रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा। कोई भी कंडीशन, कोई भी बेसिक कंडीशंस अगर वो फॉलो करता है तो वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा। अब कंडीशन नंबर 2 में एक्सेप्शंस हम लोग पढ़े। सबसे पहले अगर कोई बंदा ऐसा है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गया है, आउटसाइड इंडिया एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है प्रीवियस ईयर में, तो उसके लिए कंडीशन नंबर 2 एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई ऐसा मेंबर है जो क्रू मेंबर है ऑफ इंडियन शिप, तो उसके लिए कंडीशन नंबर 2 एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इंडियन ओरिजिन का है और जस्ट विजिट करने आया है इंडिया, तो उसके लिए दोस्तों कंडीशन नंबर 2 एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए कंडीशन नंबर 2 एप्लीकेबल नहीं है, लागू नहीं है। ठीक है, तो 3 एक्सेप्शंस है। 3 एक्सेप्शंस के बाद हम लोग ने यहां पे पढ़ा कि इंडियन ओरिजिन किसको बोला जाता है? जिसके दादाजी या जिसके पापा, जिसके दादी जी या जिसके पापा, अगर आपके पापा मम्मी दादा दादी नाना नानी इंडिया से थे लेकिन आप नहीं हो, आप जस्ट विजिट करने आए हो, अगर आपके पापा मम्मी दादा दादी नाना नानी इंडिया से थे लेकिन आप नहीं हो इंडिया से, आप जस्ट विजिट करने आए हो, तो आपको बोला जाएगा इंडियन ओरिजिन का आदमी। आपको क्या बोला जाएगा? इंडियन ओरिजिन का आदमी, इंडियन सिटीजन नहीं, इंडियन ओरिजिन बोला जाएगा, इंडियन ओरिजिन। अब कुछ एडिशनल कंडीशंस भी आपको सेटिस्फाई करने पड़ते हैं आरओआर के लिए। अगर आप रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट चाहते हो, सुनो, अगर आप चाहते हो कि आपको सब बोले कि आप रेसिडेंट भी हो और आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो, तो आपको एडिशनल कंडीशंस भी फॉलो करना पड़ेगा, एडिशनल कंडीशंस भी फॉलो करना पड़ेगा 6 क्लॉज 6 में। तो एडिशनल कंडीशंस ये है कि 10 साल में, पिछले 10 साल में आपको 2 साल रहना पड़ेगा, ठीक है, और पिछले 7 साल में आपको 730 दिन कम से कम रहना पड़ेगा, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के पिछले वाले, यानी कि 2023 2024 है ना, 2023 2024 आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है ना। प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2023 2024। उसके पिछले वाले ईयर से 7 साल, उसके पिछले वाले ईयर से 7 साल आपको 730 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा, फिर जाके आप एडिशनल कंडीशंस को फॉलो करते हो। और एडिशनल कंडीशन ऐसा है कि दोनों के दोनों कंडीशन ही आपको फॉलो करने पड़ेंगे, दोनों के दोनों कंडीशन ही आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप बेसिक कंडीशन फॉलो करते हो, अगर आप एक कोई बेसिक कंडीशन फॉलो करते हो और बोथ एडिशनल कंडीशन फॉलो करते हो, तो आपको क्या बोला जाता है? आपको बोला जाता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अगर एडिशनल कंडीशन को फॉलो नहीं किया तो आपको रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोला जाता है। अच्छा, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब एनआरआई को नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी रेसिडेंट मान लिया जाता है। कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है जब नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लोग को भी आरबीएनओआर मान लिया जाता है। कौन कौन से एक्सेप्शन? सबसे पहला एक्सेप्शन है, यहां पे आपको तीनों के तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। सबसे पहला कंडीशन कि आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा होना चाहिए, यानी इंडियन सिटीजन आप कहलाने के लायक हो। दूसरा कि आपका जो टोटल इनकम है वो 15 लाख है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। पिछले साल में आपका जो इनकम है वो 15 लाख हुआ है इंडिया में, और ये फॉरेन इनकम इंक्लूड नहीं करेगा। और तीसरा, ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री। तो ये पहला वाला कंडीशन है, ये पहला वाला कंडीशन है। अगर मान लो कि ये एक्सेप्शंस को आपने फॉलो नहीं किया, तो कौन सा दूसरा एक्सेप्शन है जिसमें आपको डीम कर लिया जाएगा कि आप एनआरआई होने के बावजूद आरबीएनओआर हो? तो सेकंड वाला एक्सेप्शन है दोस्तों। सेकंड वाला एक्सेप्शन में आपको 4 ठो कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो भैया आप इंडियन सिटीजन हो और आप इंडियन ओरिजिन के आदमी हो, इंडियन सिटीजन हो या तो इंडियन ओरिजिन के आदमी हो। दूसरा, आप 15 लाख कमा रहे हो पिछले साल में प्रीवियस ईयर में, इसमें फॉरेन इनकम इंक्लूड नहीं होगा। और तीसरा, आप अपने फैमिली बच्चों से मिलने के लिए हर साल आते हो, वो देखा जाएगा। और चौथा, आप कम से कम 120 दिन पिछले साल में रह रहे हो, 120 दिन पिछले साल में रह रहे हो, मोर देन 120 डेज बट लेस देन 182 डेज। अगर 182 दिन रह गए तब तो बेसिक कंडीशन ही फुलफिल हो गया तुम्हारा बाबा, बेसिक कंडीशन ही फुलफिल हो गया, है ना।
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इंसिडेंस ऑफ टैक्स। टैक्स किस पे लगेगा? एक होता है दोस्तों इंडियन इनकम, एक होता है फॉरेन इनकम। अब चार्जेबिलिटी कैसा है? आरओआर पे, आरओआर पे भैया टैक्सेबल है हमेशा। आरओआर का चाहे इंडियन इनकम हो चाहे फॉरेन इनकम हो, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का इंडियन इनकम हो चाहे फॉरेन इनकम हो, वो टैक्सेबल इन इंडिया ही है। आरबी एनओआर में इंडियन इनकम हो तो वो टैक्सेबल इन इंडिया है, लेकिन फॉरेन इनकम हो तो टैक्सेबल तभी होगा जब बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, जब फॉरेन वाला जो बिजनेस है वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तब। ठीक है। और एनआरआई के केस में इंडियन इनकम तो टैक्सेबल इन इंडिया होगा, लेकिन फॉरेन इनकम टैक्सेबल इन इंडिया नहीं होगा। बात खत्म। और कभी कभी कुछ कुछ चीज को हम लोग को इग्नोर भी करना पड़ता है, जैसे कि क्या? पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट और रेमिटेंस फ्रॉम फैमिली। तो ये सब चीज को हम लोग को इग्नोर भी करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया तो प्लीज आप लोग लिख दीजिएगा डन। प्लीज आप लोग लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में डन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सम्स करवाएंगे, जितना भी सम्स है ना हम लोग करवाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं दोस्तों। और आज जो हम लोग सम्स करने वाले हैं वो इंसिडेंस ऑन टैक्स वाला सम करने वाले हैं, इंसिडेंस ऑन टैक्स। ठीक है, जो पिछला वाला दिन पढ़ेंगे थे कि टैक्स किस पे लगेगा, उसका हम लोग सम्स करने वाले हैं आज। तो वापस से एक बार पहले रिवाइज करवा दूं कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है, उसके बाद हम लोग सम्स करने चलेंगे दोस्तों। एक मैट मिला होगा दोस्तों आप लोगों को, एक नोट्स मिला होगा, पीडीएफ नोट्स रेसिडेंशियल स्टेटस का, फटाफट से निकाल लीजिए। और जितना भी सम्स है इंसिडेंस ऑफ टैक्स का, आज हम लोग खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को इनकम के बारे में बताए थे। एक होता है दोस्तों इंडियन इनकम, एक होता है फॉरेन इनकम। अगर आप आरओआर कैटेगरी के लोग हो, अगर आप रेसिडेंस एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाले हो, तो फर्क नहीं पड़ता इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है, दोनों ही आपके टैक्स लगेंगे, दोनों पे ही आपके टैक्स लगेंगे। अगर आप आरओआर वाले कैटेगरी वाले हो, आरओआर मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट अगर हो, तो इंडियन इनकम हो चाहे फॉरेन इनकम हो, दोनों पे ही आपका टैक्स लगने वाला है दोस्तों। ओके। अगर आप आरबी एनओआर वाले लोग हो, आरबी एनओआर का फुल फॉर्म सर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट अगर हो आप, तो इंडियन इनकम पर तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। इंडियन इनकम कमाओगे तो टैक्स लगेगा ही लगेगा, लेकिन फॉरेन इनकम पे तभी टैक्स लगेगा जब बिजनेस जो है वो इंडिया से कंट्रोल किया जाएगा। फॉरेन इनकम पे तभी टैक्स लगेगा जब तुम, जो फॉरेन बिजनेस है वो इंडिया से कंट्रोल किया जाएगा तब। और एक होता है दोस्तों एनआरआई, जो लोग रेसिडेंट ही नहीं है, जो लोग रेसिडेंट ही नहीं है, तो इंडियन इनकम पे तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। एनआरआई को भी इंडियन इनकम पे तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। इंडिया से अगर कोई इनकम कमा रहा है तो उस पे तो टैक्स लगेगा ही लगेगा, लेकिन फॉरेन इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा एक एनआरआई को। जो अगर एनआरआई हो तुम, अगर एनआरआई हो तुम, तो फॉरेन इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और दोस्तों आप लोग को दो चीज इग्नोर करने बोले थे, एक तो भैया पास्ट अनटैक्स्ड इनकम, दूसरा रेमिटेंस फॉर फैमिली। अगर फैमिली के लिए कोई रेमिटेंस भेज रहे हो तो उसको इग्नोर करने बोले थे आप लोगों को, और पास्ट अनटैक्स्ड इनकम आप लोगों को बोले थे इग्नोर करने के लिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस पर आज सम्स। आज पहला दिन है दोस्तों, आज पहला हम लोग सम्स करने वाले हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस का सम्स करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 निकाल लीजिए। सर क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 डायरेक्ट क्यों? क्योंकि आज इंसिडेंस ऑफ टैक्स के ऊपर हम सम्स करवाना चाहते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर तीसरा क्लास में सम्स करवाएंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट से देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां पे बोला हुआ है कनक, एक प्यारी सी सुंदर सी लड़की कनक, जो कि बांग्लादेशी थी। क्या थी? बांग्लादेशी। क्या थी? बांग्लादेशी। एक कनक ए बांग्लादेशी नेशनल डिस्क्लोजेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ हिज इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023-24। यहां पे कनक का पूरा इनकम यहां पे हम लोग को दिया हुआ है। हम लोग को ये बताना है कि ये बताओ कि आरओआर के तहत ये टैक्सेबल है या नहीं, और आरबी एनओआर के तहत ये टैक्सेबल है या नहीं। कौन कौन सा इनकम आरओआर के तहत वो टैक्सेबल है और कौन कौन सा इनकम आरबी एनओआर के तरफ वो टैक्सेबल है। ठीक है, हम लोग को इनकम दे के दिया है, इनकम दे के दिया है, और लास्ट में यहां पे बोला गया है कि डिटरमाइन इनकम लायबल टू बी टैक्स्ड। कौन सा इनकम जो है इंडिया में टैक्स लगेगा, कौन कौन सा इनकम का इंडिया में टैक्स लगेगा, अगर रेसिडेंट, अगर आरओआर वाला है, और अगर आरबी एनओआर वाला है, आरबी एनओआर वाला है। तो आइए इस सम को किस तरीके से किया जाता है आपको पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप कर पाओगे दोस्तों। बहुत ही इजी टाइप का इनकम है, बहुत इजी टाइप का सम है। देखिए जरा ध्यान से आप लोग प्लीज।
अच्छा देखिए फॉर्मेट किस तरीके से बनाया जाता है, लिखिए सबसे पहले ऊपर में सोल्यूशन टू, लिखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्वेश्चन नंबर 5 से ही हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बिकॉज आज हम लोगों को इंसिडेंस ऑफ टैक्स का क्वेश्चंस करना है। लिखिए पहले पहले कंप्यूटेशन, लिखिए सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ इनकम लायबल, computation of income liable to be taxed in India, to be taxed in India for the assessment year, for the assessment year 2024-2025। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट किस तरीके से बनाना है सर, इसका फॉर्मेट देखिए, इसका फॉर्मेट किस तरीके से बनाना है, एक मिनट, इसका फॉर्मेट किस तरीके से बनाना है एक बार प्लीज आप लोग देखिए। दो ठो कॉलम बनेगा सबसे पहले तो यहां पे लिखिएगा आप लोग पर्टिकुलर, यहां पे क्या लिखिएगा, यहां पे लिखिएगा पर्टिकुलर, और यहां पे फुल फॉर्म में लिखिएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मैं फुल फॉर्म में नहीं लिखूंगा इसके लिए बोल रहा हूं, आप फुल फॉर्म में लिखिएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मैं यहां पे ROR लिख रहा हूं, ठीक है, ROR, और यहां पे लिखिएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है, फुल फॉर्म में, फुल फॉर्म में लिखिएगा आप लोग, फुल फॉर्म में, एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म में लिखिएगा, एग्जाम में लिख दे, यहां पे लिख दीजिए एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखना, फुल फॉर्म में लिखना, ठीक है, ROR और RBNOR। अब आप लोगों को यह बताना है कि कौन कौन सा इनकम पे RBNOR के तहत टैक्स लगेगा, कौन कौन सा इनकम पे ROR के तहत टैक्स लगेगा, आप लोगों को बस ये बताना है दोस्तों। आइए ये देखते हैं, सबसे पहला क्या दिया हुआ है, सबसे पहला बोला हुआ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन बांग्लादेश रेमिटेड। सर आपने बोला था रेमिटेड को इग्नोर करने के लिए, सर आपने बोला था रेमिटेड को इग्नोर करने के लिए, नालायक को देख तो लो कौन रेमिट कर रहा है, उसका टेनेंट रेमिट कर रहा है, तो इग्नोर नहीं करने का, फैमिली रेमिट करेगा फिर जाके इग्नोर करने का, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया रेमिटेड बाय टेनेंट टू हिम इन इंडिया थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये ROR में भी आएगा, ये जो इनकम है ये ROR में भी आएगा और RBNOR में भी आएगा, ये दोनों जगह ही टैक्सेबल होगा, चाहे आप रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो फिर भी टैक्सेबल होगा, चाहे आप रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो फिर भी टैक्सेबल होगा बेटा, बिकॉज इंडिया से ये इनकम आ रहा है, नॉर्मली इंडिया से ये इनकम आ रहा है, ठीक है। तो लिखिए यहां पे इंडिया का इनकम है ये, इंडिया का इनकम, ठीक है, इंडियन इनकम कोई भी है, इंडियन इनकम कोई भी है, दोनों जगह ही टैक्सेबल है, इंडियन इनकम कोई भी है दोनों जगह ही टैक्सेबल है, लेकिन सर रेमिटेड बोला हुआ था ना, रेमिटेड बाय टेनेंट नॉट द फैमिली, फैमिली वाला इग्नोर करना है। देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फर्स्ट लिखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन बांग्लादेश, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन बांग्लादेश, बांग्लादेश रेमिटेड, रेमिटेड बाय टेनेंट, रेमिटेड बाय टेनेंट इन इंडिया, दोनों में ही आएगा, दोनों में ही आएगा, क्या दोनों में ही आएगा बेटा, यहां पे आएगा सर 1 लाख, यहां पर भी आएगा 1 लाख, बात खत्म, दोनों में ही आएगा, दोनों में ही टैक्सेबल माना जाएगा। दूसरा बताइए, दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा सर यहां पे बोला हुआ है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन सिंगापुर, सिंगापुर में बिजनेस कर रहे थे जो कि कंट्रोल एंड मैनेज सिंगापुर में ही हो रहा है, सिंगापुर वाला बिजनेस कंट्रोल एंड मैनेज सिंगापुर में ही हो रहा है, तो ये बताइए किस पे टैक्स लगेगा, सर ROR पे तो टैक्स लगेगा ही लगेगा, ROR पे तो सारा का सारा फॉरेन इनकम, सारा का सारा इंडियन इनकम पे टैक्स लगता है, इंडियन इनकम हो चाहे फॉरेन इनकम हो, ROR में तो टैक्स लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये RBNOR में टैक्स नहीं लगेगा, क्यों 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 क्यों, क्योंकि ये ऑपरेट इंडिया से नहीं कर रहा है, ये सिंगापुर से ऑपरेट कर रहा है, ये जो बिजनेस ऑपरेट कर रहा है ये इंडिया से ऑपरेट नहीं कर रहा है, अगर इंडिया से ऑपरेट करता तो इंडिया में टैक्स लगता, अगर बिजनेस इंडिया से ऑपरेट करता तो इंडिया में टैक्स लगता, लेकिन सिंगापुर से ऑपरेट कर रहा है, इसीलिए ROR में तो टैक्स लगेगा लेकिन RBNOR में टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा वाला लिखिए, बहुत आसान है ना भाई, देखिए इनकम फ्रॉम बिजनेस इन सिंगापुर, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन सिंगापुर कंट्रोल्ड इन सिंगापुर, कंट्रोल्ड इन सिंगापुर, तो कहां कहां टैक्स लगेगा बताइए,
सर आरओआर में तो टैक्स लगेगा ही लगेगा, चाहे वो इंडियन इनकम है चाहे वो फॉरेन इनकम है, लेकिन आरबी एनओआर में टैक्स नहीं लगेगा। बिकॉज आरबी एनओआर का एक तो कंडीशन रखा गया था कि अगर आप बिजनेस कंट्रोल्ड या मैनेज इंडिया में करते हो तो ही टैक्स लगेगा इंडिया में फॉरेन इनकम का, वरना नहीं। ठीक है, तो इसमें नहीं लाएगा। अब थर्ड बताइए, थर्ड जल्दी, थर्ड बताओ। अब थर्ड क्या बोला है? प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश। हम एक बांग्लादेश में भी बिजनेस करते हैं जो कि कंट्रोल और मैनेज कहां पे हो रहा है? इंडिया में। तो कंट्रोल और मैनेज इंडिया में हो रहा है, अगर कोई बिजनेस कंट्रोल भी और मैनेज भी इंडिया में हो रहा है तो आरओआर पे तो टैक्स लगेगा ही। वो आरओआर पे भी तो टैक्स लगेगा ही, लेकिन आरबी एनओआर पे भी टैक्स लगेगा। बिकॉज यही तो कंडीशन था कि अगर कोई बिजनेस कंट्रोल और मैनेज हो रहा है इंडिया से तो वो फॉरेन इनकम पे भी टैक्स लगेगा, वो फॉरेन इनकम पे भी टैक्स लगेगा। देखिए, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश, इन बांग्लादेश। सो दोनों जगह पे ही टैक्स लगेगा, दोनों जगह पे ही टैक्स लगेगा। यहां पे 10 लाख, यहां पे भी 10 लाख। ठीक है। फोर, फोर क्या बोला हुआ है? देखिए, फोर में बोला हुआ है हम लोगों को कि नेट डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम बांग्लादेशी कंपनी। एक बांग्लादेशी कंपनी है जो आउटसाइड इंडिया ऑपरेट करती है, वहां से हमको डिविडेंड मिला। वहां से हमको क्या मिला? वहां से हमको डिविडेंड मिला, नेट डिविडेंड। और नेट डिविडेंड हम लोग नहीं लेते, हम लोग ग्रॉस वाला लेते हैं। ठीक है, 1,35,000 प्लस 15,000 ऐड कर देंगे। नेट वाला हम लोग नहीं लेते हैं, ग्रॉस वाला लेते हैं हम लोग। फिर तो टैक्स लगेगा, फिर तो भैया टैक्स लगेगा, ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स लगता है ना। तो 1,35,000 प्लस ये 15,000, ठीक है, 1,50,000 आएगा। अब देखिए, एक बांग्लादेशी कंपनी था जो कि वहीं ऑपरेट कर रही है, जो वहीं ऑपरेट कर रही है, वहीं ऑपरेट कर रही है, वहां से कुछ डिविडेंड मिला। तो सर आरओआर के तहत तो टैक्स लगेगा, लेकिन आरबी एनओआर के तहत टैक्स नहीं लगेगा। बिकॉज वही एक कंडीशन है दोस्तों कि आरबी एनओआर में बोला जाता है ना कि अगर ओन और कंट्रोल मैनेज, कंट्रोल और मैनेज अगर इंडिया से हो रहा है, कोई फॉरेन बिजनेस कंट्रोल और मैनेज अगर इंडिया से हो रहा है तो ही टैक्स लगेगा। लेकिन यहां तो कंट्रोल और मैनेज हो रहा है बांग्लादेश से, तो आरबी एनओआर में टैक्स नहीं लगेगा, आरओआर में टैक्स लगेगा। देखिए, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम बांग्लादेशी कंपनी, लिखिए डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम बांग्लादेशी कंपनी, फ्रॉम बांग्लादेशी कंपनी, फ्रॉम बांग्लादेशी कंपनी। कितना कितना का ये बताइए? 1,50,000। यहां पे तो आएगा ही नहीं, यहां पे तो आएगा ही नहीं। इसके बाद क्या बोला हुआ? देखिए, इसके बाद बोला हुआ है सर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बॉन्ड्स ऑन यूके कंपनी। यूके में एक कंपनी था, वहां से इंटरेस्ट रिसीव हुआ। तो सर वापस से वही चीज, आरओआर पे तो टैक्स लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरबी एनओआर में टैक्स नहीं लगेगा। बिकॉज मैनेज और कंट्रोल इंडिया से नहीं हो रहा है, यूके का कंपनी है, यूके का कंपनी है, तो आरओआर पे तो टैक्स लगेगा। तो लिखिए 5। फिफ्थ लिखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बॉन्ड्स, ऑन बॉन्ड्स ऑफ यूके कंपनी, ऑफ यूके कंपनीज। ठीक है, आरओआर पे तो टैक्स लगेगा, यानी ये इनकम पे तो टैक्स लग रहा है, यहां पे टैक्स नहीं लगेगा। जोड़िए इसको, जोड़िए, कितना आएगा? कितना? ये वाला 11 लाख, आरबी एनओआर ना, 11 लाख। ठीक है, ये वाला 11 लाख और ये वाला कितना? 17,95,000। ठीक है, तो यहां पे लिखिए इनकम लायबल, इनकम लायबल, लिख रहा, लिख क्यों नहीं रहा है? इनकम लायबल टू बी टैक्स्ड इन इंडिया, टैक्स्ड इन इंडिया, इनकम लायबल टू बी टैक्स्ड इन इंडिया। हो गया? बिल्कुल इसी तरीके से करना है आप लोग को। ये पता लगाना है कि आरओआर के तहत टैक्स लगेगा, आरबी एनओआर के तहत कौन कौन सा इनकम पे टैक्स लगेगा,
जोड़ देना है, बस बात खत्म, इतना ही है बस। इंसिडेंस ऑफ टैक्स बहुत ही ज्यादा क्लियर है, बहुत ही ज्यादा। 5 नंबर का आ गया तो फ्री गिफ्ट मिलेगा, फ्री गिफ्ट। 5 नंबर का अगर आ गया ना तो फ्री गिफ्ट मिलेगा। आइए अभी नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6 आइए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम टाइप का सम नहीं है बिल्कुल। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए जरा, द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर ऑफ श्री अरुण सिंह फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-2024। यहां पे क्या क्या बोला हुआ है? सबसे पहले हम लोग को बोला हुआ है प्रॉफिट ऑफ 50,000, प्रॉफिट ऑफ 50,000। अच्छा, ये तो आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को बोला बोला क्या हुआ देखिए, हम लोग को बोला हुआ है आरबी एनओआर निकालो। आरबी एनओआर के तहत कौन कौन सा इनकम पे टैक्स लगेगा, और अगर बंदा एनआरआई है तो उसके तहत कौन कौन सा इनकम पे टैक्स लगेगा। आरबी एनओआर के तहत कौन कौन सा इनकम पे टैक्स लगेगा और एनआरआई के तहत कौन कौन सा इनकम पे टैक्स लगेगा, ये हम लोग को बोला हुआ है। ठीक है, आइए निकालते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम लायबल टू बी टैक्स्ड, इनकम लायबल टू बी टैक्स्ड। So computation of income liable to be taxed in India, of Sri Arun Singh for the assessment year 2024-2025। अब जल्दी जल्दी करना है, ठीक है, अब जल्दी जल्दी करना है। अब घींचतान के तो फायदा नहीं, फालतू का चीज को घींचतान के तो फायदा नहीं, इतना आसान तो है। देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे आरबी एनओआर, आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं, आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, फुल फॉर्म लिखिएगा आप लोग, आरबी एनओआर। और यहां पे क्या होगा, एनआरआई। आरबी एनओआर को कौन कौन से इनकम के तहत टैक्स भरना पड़ेगा और एनआरआई को कौन कौन से इनकम के तहत टैक्स भरना पड़ेगा, हम लोग उसका पूरा लिस्ट बनाएंगे। देखिए ये क्या होगा, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहां पे क्या बोला हुआ है, प्रॉफिट of 50,000 from a business in Nepal deposited in a bank therein, the business is controlled from India। अगर कोई भी बिजनेस कंट्रोल होता है इंडिया से तो उसके लिए हम लोग आरबी एनओआर में टैक्स लेंगे ही लेंगे। आरबी एनओआर में इनकम काउंट होगा ही काउंट, लेकिन रॉन, अच्छा अगर बंदा मान लीजिए एनआरआई है तो फॉरेन इनकम पे टैक्स लगेगा ही नहीं। कोई भी इनकम फॉरेन है तो उस पर टैक्स लगेगा ही नहीं, ठीक है। अगर बंदा एनआरआई है, एनआरआई है तो कोई भी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, फॉरेन इनकम पे, कोई भी फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा उसको। लेकिन अगर बंदा आरबी एनओआर है तो बिजनेस अगर कंट्रोल हो रहा है इंडिया से तो उसको उस इनकम पे टैक्स भर, उसको उस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। आइए सबसे पहला वाला आएगा, देखिए प्रॉफिट फ्रॉम नेपाल, बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम नेपाल, बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। अगर बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो आरबी एनओआर के तहत टैक्स लगेगा दोस्तों। और एनआरआई को तो कोई बात ही नहीं है, एनआरआई को तो टैक्स लगेगा ही नहीं, फॉरेन इनकम पे तो टैक्स लगता ही नहीं है एनआरआई पे, ठीक है। दूसरा लिखिए, दूसरा क्या बोला हुआ है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन बट रिसीव्ड इन इंडिया 1 लाख, ठीक है, बट रिसीव्ड इन इंडिया 1 लाख। तो यहां पे क्या बोला हुआ है कि कोई भी इनकम आप अगर बाहर देश में कमाए हो, कोई भी इनकम अगर आप बाहर देश में कमाए हो लेकिन अपना इंडिया में रिसीव किए हो, कोई भी इनकम अगर आप बाहर देश में कमाए हो इंडिया में रिसीव किए हो तो उसको क्या बोला जाता है, इंडियन इनकम। बता दिए थे आप लोगों को, कोई भी इनकम अगर बाहर देश में कमाए हो और इंडिया में रिसीव किए हो तो उसको क्या बोला जाता है, इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम पे दोनों जगह ही टैक्स लगेगा, चाहे आप आरबी एनओआर हो चाहे आप एनआरआई हो, इंडियन इनकम पे दोनों जगह ही टैक्स लगेगा। लिखिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन बट रिसीव्ड इन इंडिया, तो कोई भी इनकम अगर हो तो बाहर देश से मान लो अगर कमाया है और इंडिया में पाया है तो वो इंडियन इनकम कहलाया जाएगा। बाहर देश से कमाया है लेकिन इंडिया में पाया है तो वो इंडियन इनकम कहलाया जाएगा, सीधा सा बात है, ठीक है। तो दोनों जगह ही टैक्सेबल है, इंडियन इनकम तो दोनों जगह ही टैक्सेबल है। 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। सी, आइए नेक्स्ट क्या दिया हुआ देखिए,
नेक्स्ट बोला हुआ है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश रिसीव्ड फ्रॉम देयर इन, ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाता है, ये तो आएगा ही नहीं। ठीक है, सुनिए ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का कंसेप्ट तो सही है, सुनिए 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 सुनिए। बांग्लादेश से इनकम अराइज हो रहा है, ऑपरेट भी बांग्लादेश से हो रहा है, ऑपरेट भी बांग्लादेश से हो रहा है, ना ही ये आरबीएनओआर में आएगा ना ही ये एनआरआई में आएगा। ठीक है, बांग्लादेश से इनकम अराइज हो रहा है, इनकम ऑपरेट भी वहीं से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखिए ना, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश, ये फॉरेन इनकम है, ये फॉरेन इनकम है, वहीं पे ऑपरेट भी हो रहा है, वहीं पे ऑपरेट भी हो रहा है, तो दोनों जगह ही नहीं आएगा, दोनों जगह ही नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा। डी, डी देखिए जरा, डी में क्या बोला हुआ है, इनकम ऑफ 60,000 फ्रॉम ए बिजनेस इन श्रीलंका रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया मतलब श्रीलंका में कमाया इंडिया में पाया, श्रीलंका में कमाया इंडिया में पाया, तो वो इंडियन इनकम कहलाएगा। अगर कमाते कहीं और हो और पाते कहीं और, अगर कमाते कहीं और हो और पाते इंडिया में, तो उसको इंडियन इनकम कहलाता है। ठीक है, उसको इंडियन इनकम कहलाता है। तो कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड नहीं देखने जाएंगे, कमाते कहीं और हो लेकिन पाते इंडिया में हो, यानी कमाया श्रीलंका में लेकिन पाया इंडिया में, तो वो इंडियन इनकम कहलाया जाएगा। इनकम फ्रॉम श्रीलंका, इनकम फ्रॉम श्रीलंका रिसीव्ड इन इंडिया, तो इंडियन इनकम पे टैक्स लगता ही लगता है, इधर भी लगता है इधर भी लगता है, चाहे आप एनआरआई क्यों ना हो, टैक्स लगेगा ही लगेगा इंडियन इनकम पे। ठीक है, और पांचवा, पांचवा देखो, पांचवा क्या बोला, ई नंबर, ई नंबर आपको क्या बोला हुआ देखिए, 80,000 बॉट इनटू इंडिया आउट ऑफ टोटल पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट। मैं क्या बोला था, पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट को कंसिडर मत करना, अगर पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट दिखे तो उसको कंसिडर मत करना, उसको कंसिडर मत करना, कंसिडर मत करना। ठीक है, देखो पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट, पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट, तो उसको क्या करना है, कंसिडर नहीं करना है, बात खत्म। अब टोटल कीजिए, टोटल कीजिए भाई, टोटल कीजिए, कितना, फर्स्ट वाले 2,10,000, 2,10,000 और सेकंड वाला 1,60,000। ठीक है, इनकम लायबल टू बी टैक्स्ड, इनकम लायबल टू बी टैक्स्ड, बस हो गया, बात खत्म। ठीक है, सेकंड वाला सम भी हम लोग कर लिए, 6 वाला सम भी हम लोग कर लिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। आज मैं बोला ना, आज सिर्फ इंसिडेंस ऑफ टैक्स पे सम्स चलेगा, आज सिर्फ इंसिडेंस ऑफ टैक्स पे सम चलेगा। देखिए, द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ इनकम ऑफ श्री ए पॉल फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-2024, हम लोगों को क्या निकालने बोला है, हम लोगों को यहां पे बोला है कंप्यूट हिज इनकम ऑफ द असेसमेंट ईयर, अगर रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, मतलब हम लोगों को आरबीएनओआर के तहत इनकम निकालना है, आरबीएनओआर के तहत, अगर रेसिडेंट आरबीएनओआर है तो उसके तहत कौन कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा ये निकालना है। बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत सुंदर, बहुत इजी। आइए, अगर रेसिडेंट आरबीएनओआर है तो उसके तहत कौन कौन सा इनकम पे जो है वो टैक्स लगेगा, वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, चाहिए, देखिए, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर व्हाट 10, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 10, देखिए, कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम लायबल, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम लायबल टू टैक्स्ड इन इंडिया ऑफ मिस्टर पॉल फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, कीजिए फटाफट से, एक ही बनेगा ना, पर्टिकुलर, और ये क्या है, आरबीएनओआर, आरबीएनओआर फुल फॉर्म में लिखिएगा, फुल फॉर्म में, ओके, फुल फॉर्म में लिखिएगा, आरबीएनओआर लिखिए फटाफट से आप लोग। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग को यहां पे ये दिया हुआ है
profit of 50,000 from the business in Nepal and deposited in the bank therein. The business is controlled from India. अगर बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो नेपाल से आए पैसा या भूटान से आए वो पैसा टैक्सेबल है इंडिया में, वो पैसा टैक्सेबल है इंडिया में। तो यहां पे बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। तो लिखिए इनकम फ्रॉम नेपाल, इनकम फ्रॉम नेपाल कंट्रोल्ड इन इंडिया, कंट्रोल्ड इन इंडिया, कंट्रोल्ड इन इंडिया। कितना है बताइए? 50,000, 50,000। नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट बोला हुआ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन बट रिसीव्ड इन इंडिया। लंदन में कमाया, इंडिया में पाया। आएगा ना भाई, आएगा ना। इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम है। लंदन में कमाया, इंडिया में पाया। लंदन में कमाया, इंडिया में पाया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन रिसीव्ड इन इंडिया। कितना है बताओ? 1,00,000, 1,00,000। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है बताइए? नेक्स्ट बोला हुआ है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश रिसीव्ड 75,000। आएगा? बताइए आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि बांग्लादेश से ही तो ऑपरेट हो रहा है सारा कुछ। अगर बांग्लादेश से ऑपरेट हो रहा है तो ये आरबीएनओआर में नहीं आएगा। देखिए इनकम ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश नहीं आएगा ये, ठीक है? नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ओके, इसके बाद क्या बोला? इनकम ऑफ 60,000 फ्रॉम ए बिजनेस इन श्रीलंका रिसीव्ड इन इंडिया। श्रीलंका में बिजनेस किए, इंडिया में पाए। श्रीलंका में कमाए, इंडिया में पाए, तो वो इंडियन इनकम ही कहलाएगा। इनकम इनकम ऑफ श्रीलंका, इनकम ऑफ श्रीलंका रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है, श्रीलंका में बिजनेस किए, इनकम कमाए, इंडिया में रिसीव किए, तो वो इंडियन इनकम कहलाएगा। वो इंडियन इनकम, ये रिश्ता क्या कहलाता है? इंडियन इनकम। ठीक है, लास्ट 80,000 बॉट इनटू इंडिया आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स्ड इनकम। अनटैक्स्ड इनकम को क्या करना है? अनटैक्स्ड इनकम को इग्नोर करना है, जैसे आप अपने एक्स को इग्नोर करते थे, जैसे आप अपने एक्स को इग्नोर करते थे। देखिए पास्ट अनटैक्स्ड इनकम, अनटैक्स्ड इनकम को क्या करना है? अनटैक्स्ड इनकम को बार बार बोले हैं इग्नोर करना है। ठीक है, इग्नोर करना है। लिखिए, जोड़िए इसको, 2,10,000। ठीक है, क्या है? इनकम टू बी टैक्स्ड इन इंडिया, टू बी टैक्स्ड इन इंडिया, इनकम टू बी टैक्स्ड इन इंडिया। हो गया? क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आइए, क्या लिखा हुआ है देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों को निकालना है श्री आचार्य का इनकम, और सबसे पहले बोल दिया है कि आरबीएनओआर वाला केस है, और उसके बाद बोला एनआरआई वाला केस है। तो आइए लिखिए क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 12। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। लिखिए कंप्यूटेशन, लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम लायबल फॉर टैक्स, लायबल फॉर टैक्स, फॉर टैक्स लायबल, एक मिनट, लायबल फॉर टैक्स। ठीक है, इन इंडिया, इन इंडिया, लायबल फॉर टैक्स इन इंडिया ऑफ श्री अभिरूप फॉर द assessment year, for the assessment year 2024-2025। सबसे पहला वाला केस क्या दिया हुआ है? आरबीएनओआर वाला केस, और दूसरा एनआरआई वाला केस। तो लिखिए सबसे पहले आरबीएनओआर और दूसरा क्या? एनआरआई वाला केस। ठीक है, आइए सबसे पहले क्या दिया हुआ है देखिए, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया बट रिसीव्ड इन यूएसए। मतलब इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया
कमाए इंडिया में लेकिन रिसीव किए यूएसए में, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इंडियन इनकम कहलाता है ये। इंडियन इनकम कमाया, कमाए इंडिया में, खटे इंडिया में, मेहनत किए इंडिया में, लेकिन रिसीव किए यूएसए में, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडियन इनकम कहलाता है ये, इंडियन इनकम। ठीक है, चाहे आप कमाते हो बाहर और पाते हो यहां, फिर भी इंडियन इनकम कहलाता है। अगर कमाते हो इंडिया में और पाते हो बाहर, फिर भी इंडियन इनकम ही कहलाता है। तो इंडियन इनकम दोनों जगह ही टैक्सेबल है, दोनों जगह ही टैक्सेबल है। तो वन जो है दोनों जगह ही टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, फ्रॉम प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया बट रिसीव्ड इन यूएसए, तो दोनों जगह ही टैक्सेबल है। ओके, यानी 1 लाख इधर भी आएगा, 1 लाख इधर भी आएगा। सेकंड, सेकंड क्या है बताइए? सेकंड है एग्रीकल्चरल इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड इन ऑस्ट्रेलिया। एग्रीकल्चरल इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड इन ऑस्ट्रेलिया। तो अगर एग्रीकल्चरल इनकम अक्रूड है, ऑस्ट्रेलिया में तुम रिसीव किए हो, तो वो सब नहीं आता, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं आता है। ठीक है, देखिए एग्रीकल्चरल इनकम अक्रूड, कोई भी इनकम अगर अक्रूड है, कोई भी इनकम अगर अक्रूड है दोस्तों, अक्रूड बाकी है, बकाया है, तो वो सब इनकम नहीं आता यहाँ पे। बाकी वाला इनकम को छोड़िए, ये पास्ट इनकम टैक्स को छोड़िए, पास्ट इनकम टैक्स को, कोई पास्ट वाला जो इनकम है उस पर टैक्स लगना है उसको छोड़िए, करंट वाला है तो बताइए। ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम अक्रूड रिसीव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, ये सब नहीं आएगा, ये दोनों में ही नहीं आएगा, दोनों में ही नहीं आएगा, ये पास्ट इनकम टैक्स के मतलब जैसा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन आइडोस्निया, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडोनेशिया, नॉट बॉट इनटू इंडिया 3 लाख, नॉट बॉट इनटू इंडिया 3 लाख, द बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अगर बिजनेस कंट्रोल करता है इंडिया में, अगर बिजनेस कंट्रोल करता है बेटा इंडिया में, तो आरबी एनओआर के तहत तो टैक्स लगेगा, लेकिन एनआरआई के तहत टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज एनआरआई कोई भी फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं देता है, कोई भी फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं देता है। देखो इनकम फ्रॉम बिजनेस इंडोनेशिया एंड कंट्रोल्ड इन इंडिया, कंट्रोल्ड इन इंडिया, तो यहां तो लगेगा लेकिन वहां नहीं लगेगा, यानी यहां लगेगा लेकिन वहां नहीं लगेगा, बात खत्म। फोर, फोर आइए आप लोग, फोर, फोर में क्या बोला हुआ है देखिए तो, प्रॉपर्टी इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड इन लंदन। ठीक है, आउट ऑफ विच 40,000 वॉज रेमिटेड टू इंडिया, 40,000 वॉज रेमिटेड टू इंडिया, 1,30,000, तो ये तो आएगा ही नहीं ना। अक्रूड अगर कुछ भी है, अक्रूड पास्ट वाला इनकम पे टैक्स मांग रहा है, पास्ट वाला इनकम पे, तो आएगा ही नहीं ये, पास्ट वाला इनकम पे कोई भी अगर टैक्स मांग रहा है तो आएगा ही नहीं, ये आएगा ही नहीं। ठीक है, लिखिए प्रॉपर्टी इनकम अक्रूड, प्रॉपर्टी इनकम अक्रूड, अक्रूड एंड रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, तो पास्ट वाला इनकम तो आएगा ही नहीं दोस्तों, खत्म कहानी। फिफ्थ बताइए, फिफ्थ क्या है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट विद एन अफ्रीकन कंपनी बट रिसीव्ड इन इंडिया, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट विद एन अफ्रीकन कंपनी बट रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है, अगर कोई, अगर अफ्रीका में तुम कमाए हो, इंडिया में पाए हो, तो इंडियन इनकम क्या लाएगा, इनकम फ्रॉम अफ्रीका, इनकम फ्रॉम अफ्रीका रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, तो इस पे तो आएगा ना 75,000, 75,000। अगर तुम अफ्रीका में कमाए हो, इंडिया में पाए हो, तो ये इंडियन इनकम ही कहलाता है, इंडियन इनकम दोनों जगह ही टैक्सेबल है। जोड़िए इसको, जोड़िए इसको, 1 लाख, 3,75,000, 4,75,000, 4,75,000, 1,75,000। ठीक है, क्या है ये, इनकम
टू बी टैक्स्ड इन इंडिया, टू बी टैक्स्ड इन इंडिया, टू बी टैक्स्ड इन इंडिया, वो इनकम जो इंडिया में टैक्स लगने वाला है, जिसका इंडिया में टैक्स लगने वाला है दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। ओके, आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा, हम इधर ही कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे बोला है टैक्सेबिलिटी डिस्कस करने के लिए, कुछ कुछ इनकम हम लोग को देके रखा है और बोला है कि मिस्टर प्रवीण जो है RBNOR है। मिस्टर प्रवीण क्या है? RBNOR है और हम लोगों को इनकम पे टैक्सेबिलिटी देना है, मतलब कि टैक्सेबल है या नहीं है, बस हम लोग को ये बताना है कि टैक्सेबल है या नहीं है, टैक्सेबल है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, इनकम ऑफ 50,000 फ्रॉम ए हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन बांग्लादेश ऑल्सो रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट देयर। मतलब इनकम भी वही का, कमाया भी वही और खाया भी वही। अगर अगर तुमने कमाया भी वही है, खाया भी वही है, पाया भी वही है, तो ये टैक्सेबल नहीं है, नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। देखो नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, बात खत्म। दूसरा, इनकम फ्रॉम यूके सिक्योरिटी 40,000। ठीक है, इनकम फ्रॉम यूके मतलब यूके से तुमने 40,000 का इनकम जनरेट किया और जो कि 60% है रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब 60% तुम रिसीव करोगे इंडिया में। तो जो इंडिया में रिसीव करोगे, जो भी अमाउंट इंडिया में रिसीव करोगे, यानी 40,000 का 60% रिसीव करोगे ना इंडिया में, वो टैक्सेबल होगा। जो भी अमाउंट रिसीव करोगे इंडिया में वो टैक्सेबल होगा दोस्तों, बिकॉज अगर तुमने कमाया वहां, अगर पाया यहां, तो टैक्सेबल है ना, इंडियन इनकम है, सिंपल से बात है। 40,000 का 60% कितना होता है? 24,000। तो 24,000 क्या होगा? 24,000 टैक्सेबल इन इंडिया है, टैक्सेबल इन इंडिया है। इतना लुक्खा लुक्खा सम पूछता है, इतना लुक्खा लुक्खा सम, बस हो गया, 16 का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सम आइए आप लोग प्लीज, जरा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट सम, नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं 19। खोज खोज के करा रहे हैं भाई, खोज खोज के करा रहे हैं। इंसिडेंस ऑन टैक्स पे सम्स करवा रहे हैं, इंसिडेंस ऑन टैक्स पे, रेसिडेंशियल स्टेटस पे कल करवाएंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, यहां पे लिखा हुआ है कंप्यूट इनकम लायबल टू बी टैक्स्ड इन इंडिया ऑफ श्रीमती साहा फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। यहां पे बहुत सारा चीज हम लोग को दिया हुआ है, यहां पे बोला हुआ है कि RBNOR पे निकालो और NRI पे निकालो, सीधा सा बात है। RBNOR पे निकालो और NRI पे निकालो। चलिए आइए ना, फटाफट से करते हैं, फटाफट से करते हैं, कितना लेट करेंगे, आइए। देखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 19, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 19 इस तरीके से फॉर्मेट होगा। ऊपर में लिख दीजिएगा कंप्यूटेशन, ऊपर में क्या लिखिएगा? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम लायबल। देखिए ऊपर में लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम लायबल टू बी टैक्स्ड, computation of income liable to be taxed for Mr. Saha for the assessment year 2024-2025। ठीक है, अब लिखिए यहां पे पर्टिकुलर्स, ये हम लोग बना रहे हैं RBNOR का, ये NRI का। बार बार बोले हैं कि ये सब चीज फुल फॉर्म में लिखिएगा, फुल फॉर्म में लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म चेक करेगा इसका। ठीक है, मार्क्स कट जाएगा, फिर बोलना मत बाद में। सबसे पहले क्या बोला हुआ है? डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी। सबसे पहले क्या बोला हुआ है? डिविडेंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कंपनी। अगर फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलता है तुमको और वो ऑपरेट भी करता है फॉरेन में, तो वो टैक्सेबल नहीं है, वो कोई भी में वो टैक्सेबल नहीं है। सिर्फ ROR में टैक्सेबल है, RBNOR में और NRI में टैक्सेबल नहीं है। लिखिए डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। फॉरेन कंपनी का कोई भी डिविडेंड हो, RBNOR में भी नहीं होगा और NRI में भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद लिखिए एग्रीकल्चरल इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। अगर एग्रीकल्चरल इनकम इंडिया में रिसीव हो रहा है तो वो टैक्सेबल है, RBNOR में भी और NRI में भी। दूसरा, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम नेपाल बट रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब कमाया उधर और पाया इधर। अगर कमाए उधर हो पाए इधर हो तो वो इंडियन इनकम कंसिडर किया जाता है। अगर कमाया उधर है और पाया इधर है तो वो इंडियन इनकम है दोस्तों, इंडियन इनकम है। वो क्या है? इंडियन इनकम है। तो आइए, एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, तो वो इंडियन इनकम माना जाता है। 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, सी में बताइए,
यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे हम लोग को बोला हो गया एक फॉर्मर एम्प्लॉय था। सो पेंशन फ्रॉम ए फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव्ड इन बांग्लादेश, मतलब ये जो पेंशन है वो बांग्लादेश में रिसीव हुआ है, यानी कमाया इधर और पाया उधर। अगर मान लो कमाते हो इधर और पाते हो उधर, फिर भी ये इंडियन इनकम कंसिडर किया जाता है, फिर भी इंडियन इनकम कंसिडर किया जाता है। क्या इंडियन इनकम कंसिडर किया जाता है? अगर कमाया इधर और पाया उधर, फिर भी इंडियन इनकम कंसिडर किया जाता है, दोनों में ही आएगा। देखिए पेंशन फ्रॉम ए फॉर्मर एम्प्लॉयर, फॉर्मर एम्प्लॉयर, ठीक है, आएगा दोनों दोनों जगह में 2 लाख, और यहां पर भी 2 लाख। डी बताइए, डी में बोला हुआ प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन थाईलैंड। एक थाईलैंड में बिजनेस था, 2,50,000 का प्रॉफिट हुआ, 2,50,000 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। एंड 40% रिसीव्ड इन इंडिया। तो अगर बिजनेस कंट्रोल कर रहा है, सुनो, अगर बिजनेस कंट्रोल कर रहा है, अगर बिजनेस इंडिया में ही कंट्रोल होता है तो पूरा का पूरा अमाउंट ही टैक्सेबल है। अगर बिजनेस कंट्रोल कर रहा है इंडिया में तो पूरा का पूरा अमाउंट ही टैक्सेबल है RBNOR के तहत। लेकिन अगर 40% रिसीव्ड इन इंडिया है, 40% रिसीव्ड इन इंडिया है, मतलब 2,50,000 में से ये 40,000 तो तुम इंडिया में रिसीव कर रहे हो, तो एनआरआई में भी तो टैक्सेबल होगा, एनआरआई में भी तो टैक्सेबल होगा। अगर कोई भी इनकम बाहर कमाते हो लेकिन इंडिया में रिसीव कर दिया तो इंडिया में टैक्सेबल होगा। तो एनआरआई को भी तो टैक्स देना पड़ेगा 40% का, तो एनआरआई को 40% का टैक्स देना पड़ेगा। और आरबीएनओआर को दोस्तों ये 2,50,000 पे ही टैक्स देना पड़ेगा, पूरा का पूरा अमाउंट पे ही टैक्स देना पड़ेगा, बिकॉज बिजनेस जो है वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। बिजनेस अगर इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो पूरा का पूरा अमाउंट पे टैक्स आपका लगेगा पूरा। लेकिन 40% इंडिया में भी तो रिसीव हुआ है, तो अगर इंडिया में रिसीव हो जाता है, कमाए उधर और पाए इधर, इंडिया में रिसीव हो जाता है तो इंडियन इनकम भी तो बन जाता है। तो 40% जो इनकम है वो इंडियन इनकम अभी बन गया है, तो एनआरआई को भी टैक्स देना पड़ेगा, एनआरआई को भी टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। देखिए प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन थाईलैंड, इन व्हाट, इन थाईलैंड। तो ये 2,50,000 और यहां पे कितना लगेगा बताओ? 2,50,000 का 40% कितना होता है? 2,50,000 का 40% बताओ तो 2,50,000 का 40% कितना होता है? 1 लाख, ठीक है। तो एनआरआई को भी टैक्स देना पड़ा बिकॉज 40% इनकम जो है वो इंडिया में भी तो रिसीव हो गया, इसी वजह से। जोड़िए कितना होता है? 5,70,000 और यहां पे सर 4,20,000, 4,20,000, ठीक है। तो लिखिए इनकम लायबल टू बी टैक्स्ड इन इंडिया, इनकम टू बी टैक्स्ड इन इंडिया, इनकम लायबल टू बी टैक्स्ड इन इंडिया, टू बी टैक्स्ड इन इंडिया। सो दोस्तों सारे के सारे इंसिडेंस ऑफ टैक्स वाले सम हमारे जो है वो सॉल्व हो चुके हैं दोस्तों, सारे के सारे सॉल्व हो चुके हैं, सारे के सारे। ओके आइए, सिर्फ एक क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21। होमवर्क करके लाओगे ना? वो होमवर्क करके लाएगा? अच्छा क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क देता हूं, अगली क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो होमवर्क देता हूं, अगली क्लास में हम लोग क्या कर लेंगे? डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आइए, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। होमवर्क कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब होमवर्क करके रखिएगा और सबमिट कीजिएगा भाई, सब कोई सबमिट करेगा। क्वेश्चन नंबर 21 प्लीज सब कोई सबमिट करेगा, नहीं करोगे तो फिर कैसे पता चलेगा तुमको आया कि नहीं आया? अगले क्लास में रेसिडेंशियल स्टेटस करेंगे, तो होमवर्क करके मेरे को सब कोई सबमिट करेगा, प्लीज डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।